अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि मशीन गन फायर्स 10 बुलेट्स। नंबर ऑफ बुलेट्स, बुलेट्स की तादाद हो गई 10 पर सेकंड, यानी हर एक सेकंड में। तो मैं कह सकता हूँ कि जो टाइम टी हुआ उसकी वैल्यू 1 सेकंड पर सेकंड, हर एक सेकंड में, इन टू अ टारगेट। ईच बुलेट वेज 20 ग्राम्स। बुलेट का मास, हर एक बुलेट का मास 20 ग्राम्स के बराबर है। एक बुलेट का मास 20 ग्राम्स है। दो बुलेट के मास के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 बुलेट्स के मास के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमें 10 बुलेट्स गिवन है, तो इसलिए हमने क्या किया, 10 को मल्टीप्लाई कर लिया 20 से। 10 × 20, मास की वैल्यू 200 ग्राम्स आ गई। इस ग्राम को कन्वर्ट करवा दिया किलोग्राम्स में, 1000 से डिवाइड कर। अच्छा, अब सवाल पे गौर कीजिए। पिछले सवाल में मैंने आपसे कहा था कि लफ्ज टारगेट, यहाँ टारगेट का लफ्ज गिवन है। बुलेट टारगेट से टकरा रही है, टारगेट से टकराने का मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। तो इसका मतलब ये जो स्पीड गिवन है, हेड स्पीड ऑफ 1500 मीटर पर सेकेंड, ये कौन सी वेलोसिटी हो गई, इनिशियल। देख लीजिए, इनिशियल वेलोसिटी 1500 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 0। कह रहा है कि भाई फाइंड द फोर्स नेसेसरी टू होल्ड द गन इन पोजीशन। जैसे ही बुलेट फायर होगी गन से, पिछले न्यूमेरिकल में हम देख चुके हैं कि गन बैकवर्ड जाएगी, यानी रिकॉइल होगी। तो अगर आपने एक सेकंड में 10 बुलेट फायर करनी है, तो जैसे ही पहली बुलेट फायर हुई, गन तो रिकॉइल कर जाएगी, नेक्स्ट बुलेट टारगेट पे स्ट्राइक नहीं करेगी। अगर आप चाहते हैं कि तमाम बुलेट टारगेट पे स्ट्राइक करें, तो आपको गन को रिकॉइल के अपोजिट फोर्स से पकड़ना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा। होल्ड करने वाली फोर्स, यानी होल्डिंग फोर्स की वैल्यू आपसे कैलकुलेट करने को कह रहा है। अच्छा जी, हम ये बात जानते हैं कि फोर्स एफ बराबर होता है एम ए के, या फोर्स का एक और तरीका है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी फोर्स के बराबर होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब ये हुआ कि जितना भी मोमेंटम में चेंज आ रहा है, मोमेंटम में चेंज आने का मतलब फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को सब्ट्रैक्ट करवाएं और टाइम टी से डिवाइड कर दीजिए। फाइनल मोमेंटम कैसे निकालेंगे भाई, मास को फाइनल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई। इनिशियल मोमेंटम कैसे निकालेंगे, मास को इनिशियल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई और टाइम से डिवाइड कर दीजिए। अब आप इसी में वैल्यू पुट करवा दें, या इसको ज़रा एक स्टेप अरेंज कर लें। किस तरह से, एम कॉमन ले लिया, क्या रह जाएगा, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। तमाम वैल्यूज़ आपको गिवन है, इन तमाम वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करके फोर्स एफ की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 300 न्यूटन। अब क्योंकि ये फोर्स आप जरूरी नहीं है कि ऐसे निकालें, आप एफ इक्वल्स टू एम ए से कैलकुलेट करना। आप ये फोर्स जाने तो ये फॉर्मूला लगा लें भाई, एफ इक्वल्स टू एम ए। और आप जानते हैं कि ए खुद बराबर होगा किसके, वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। हमारे पास भी दूसरा यही फॉर्मूला बना। तो जैसे आप यूज करना चाहें इसको यूज कर सकते हैं। चूंकि फोर्स के साथ माइनस साइन आई है, तो हम जानते हैं कि फोर्स के साथ नेगेटिव साइन जो है वो तो शो करेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अब क्या ऑपोजिट डायरेक्शन है यहाँ सवाल में, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि वो जुमला यूज करें जो सवाल में आपसे कह रहा है। सवाल में कह रहा है कि गन को होल्ड करने वाली फोर्स मालूम करनी। तो जैसे ही बुलेट फायर होगी, गन रिकॉइल होगी। अब फर्ज कर लें कि गन रिकॉइल होके बैकवर्ड हो रही है ना गन, तो आपको उसको रोकने के लिए उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी, और वो अपोजिट डायरेक्शन में लगाने वाली फोर्स को सवाल में होल्ड करने वाली फोर्स बोल रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ कि नेगेटिव साइन शोज होल्डिंग फोर्स। नेगेटिव साइन उस फोर्स को शो कर रहा है जिससे आपको गन को होल्ड करना है। ये हमने देखो रिजल्ट बना के लिख दिया कि देयर फोर द होल्डिंग फोर्स इज 300। क्वेश्चन नंबर 5 में भी वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, बट जरा इसमें सिचुएशन मुख्तलिफ है। इसमें कह रहा है जनाब क्या, 50 ग्राम्स बुलेट इज फायर्ड इनटू अ 10 किलोग्राम ब्लॉक। मिसाल के तौर पे ये एक बुलेट है जिसके मास m1 की वैल्यू आपको गिवन है। इसको फायर किया गया एक ब्लॉक की तरफ। उस ब्लॉक का मास m2 गिवन है, कितना, 10 किलोग्राम्स के बराबर। उस ब्लॉक को एक कॉर्ड की मदद से, लॉन्ग कॉर्ड की मदद से सस्पेंड किया है। इट कैन स्विंग एज अ पेंडुलम।
जब बुलेट अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करेगी, ब्लॉक मूव करेगा, तो ब्लॉक पेंडुलम की तरह स्विंग करेगा। अब वो जो पेंडुलम की तरह कह रहा है स्विंग करेगा, वो इस तरह करेगा कि जो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो 10 सेंटीमीटर राइज कर जाएगा। यानी अगर फर्ज करें सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर है, तो ये हाइट पर चला जाएगा। कितनी हाइट पर चला जाएगा? वो हाइट बता रहा हूं मैं, 10 सेंटीमीटर के बराबर। व्हाट वॉज द स्पीड ऑफ द बुलेट? बुलेट को किस स्पीड से, इनिशियल स्पीड से फायर किया गया था, वो वैल्यू हमें मालूम करनी। देखिए हमने इसमें किस तरह से लिखा है कि इनिशियल स्पीड ऑफ द बुलेट हमें मालूम करनी है। इनिशियल स्पीड ऑफ द बुलेट को यहाँ पे u1 का नाम दिया हुआ है, मालूम करना है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक u2 को 0 ले लिया, इसलिए क्योंकि बुलेट के टकराने से पहले ब्लॉक किस में होगा? रेस्ट में। अब इस तरह की न्यूमेरिकल में जो बात याद रखनी है वो ये है कि जब इस तरह का कोई सवाल आपको दिया जाएगा, चाहे क्वेश्चन में मेंशन हो या ना हो, जब ये बुलेट इस ब्लॉक से टकराएगी तो ब्लॉक में पेनिट्रेट हो जाएगी, ब्लॉक में एम्बेड हो जाएगी, ब्लॉक के अंदर ही रहेगी, टकरा कर गिर नहीं जाएगी। यानी टकराने से पहले बुलेट और ब्लॉक अलग अलग थे, टकराने के बाद बुलेट और ब्लॉक ने एक सिस्टम बना लिया। इसी ब्लॉक के अंदर बुलेट है, अब जैसे जैसे ब्लॉक मूव करेगा बुलेट भी मूव करेगा, चाहे न्यूमेरिकल में जुमला लिखा हो या ना लिखा हो। मतलब उसने ऐसे दिया हुआ कि जो बुलेट है वो ब्लॉक में एम्बेड हो जाएगी या पेनिट्रेट कर जाएगी, ये ना भी लिखा हो, तब ये न्यूमेरिकल हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। बस अब इसमें ये पॉइंट आपने याद रखना है। चले जनाब, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के तहत हम फॉर्मूला जानते हैं, वो अप्लाई करते हैं। m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v। चल, अब इसमें हम जानते हैं कि कुछ अननोन फैक्टर्स हैं, तो पहले ज़रा इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं किस तरीके से। देखिए भाई, ये जो u2 की वैल्यू है, u2 इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू, ये हमें गिवन है कितनी? 0। दूसरा, चूंकि टकराने के बाद बुलेट और ब्लॉक एक ही स्पीड से मूव करेंगे, तो जो बुलेट की वेलोसिटी होगी v1, वही ब्लॉक की वेलोसिटी होगी v2, और ये दोनों किसके बराबर है? v के बराबर। तो क्या काम करेंगे, जहां जहां पे v1 v2 लिखा हुआ है उसकी जगह पे v पुट कर देंगे, और जहां पर ब्लॉक की इनिशियल वेलोसिटी u2 है उसकी जगह पे वैल्यू 0 पुट कर देंगे। तो ये इक्वेशन देखिए किस तरह से लिख सकता हूँ मैं दोबारा इसको। m1u1 ऐसे ही रहा, m2 ऐसे ही रहा, u2 की जगह पे 0 इक्वल्स टू m1v1 की जगह भी v और v2 की जगह भी v, क्योंकि टकराने के बाद बुलेट और ब्लॉक एक सिस्टम बन जाएंगे, दोनों की सेम वेलोसिटी हो जाएगी। तो कुछ ऐसी एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगी, m2 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, यहाँ v कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ से u1 की एक्सप्रेशन क्या हो गई जनाब? m1 प्लस m2 ऐसे ही रहा, ये वेलोसिटी v ऐसे ही रहा, और ये जो m1 इक्वेशन के साइड मल्टीप्लाई था दूसरी साइड जाकर डिवाइड हो गया। अब जब तक हम इसमें v की वैल्यू मालूम नहीं कर लेते, यानी v की वैल्यू, देखिए v की वैल्यू का मतलब ये ब्लॉक और बुलेट दोनों की कंबाइंड जो वेलोसिटी है बराबर थी। ब्लॉक और बुलेट दोनों सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे। बुलेट जो है वो ब्लॉक में पेनिट्रेट कर गई है, इसका मतलब जितनी स्पीड से ब्लॉक मूव करेगा उतनी स्पीड से बुलेट भी मूव करेगी, वो वेलोसिटी मालूम है। अब प्रोसेस जरा यहाँ पे समझिए भाई, जब ब्लॉक जाके बुलेट जाके टकराएगी ब्लॉक से, तो टकराने के बाद अपनी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर कर देगी ब्लॉक, जिसकी मदद से ब्लॉक ऊपर चला जाएगा। ठीक है जी, लेकिन ब्लॉक खाली ऊपर नहीं जा रहा, ब्लॉक के अंदर जो है वो बुलेट भी मौजूद है। इसका मतलब जो एनर्जी के चेंजेस आएंगे उसमें दोनों चीजें इन्वॉल्व होंगी, बुलेट भी और ब्लॉक भी। हम अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम ये बात जानते हैं कि जितना लॉस होगा काइनेटिक एनर्जी में, वो बराबर होगा किस चीज के? गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम जानते हैं, हाफ mv² है, मगर यहाँ लिखा जाएगा m1 + m2v²। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh है, बट यहाँ लिखा जाएगा m1 + m2gh के बराबर। वजह क्या है भाई इसकी? इसलिए कि ब्लॉक खाली ऊपर नहीं जा रहा, ब्लॉक में बुलेट भी मौजूद है, तो जैसे जैसे ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी वो इसमें बुलेट भी इन्वॉल्व होगा। क्यों? क्योंकि बुलेट और ब्लॉक एक सिस्टम बना चुके हैं, बुलेट ब्लॉक में पेनिट्रेट हो गई। इसी तरह से बुलेट की काइनेटिक एनर्जी उस वक्त तब्दील होगी जब वो ब्लॉक से टकरा जाएगी, और टकराने के बाद हमने कहा था, हम एज्यूम कर लेंगे कि बुलेट ब्लॉक में पेनिट्रेट हो गई, इसलिए दोनों मासेस इन्वॉल्व।
इस m1 + m2 से m1 + m2 को कैंसिल करवा दीजिए, तो 1/2 v² बराबर हो गया GH के। इसका मतलब हुआ v² बराबर हुआ 2GH के। यहाँ से वेलोसिटी v का अगर हम फॉर्मूला निकाल लें तो ये हो जाएगा √2GH के बराबर। अब आपकी मर्जी है, आप इस वेलोसिटी v की वैल्यू अलग से कैलकुलेट करें और उसके बाद उसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में, या डायरेक्ट इस एक्सप्रेशन को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दें इस v की जगह पे और फिर एक साथ कैलकुलेशन कर लें। तो मैं ये काम करने जा रहा हूँ कि इस v की वैल्यू को डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ इस इक्वेशन नंबर 1 में, कैलकुलेशन सारी एक साथ कर लें। तो हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से कि देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, अब देखिए इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, चेक करते रहे भाई। इक्वेशन 1 में लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा था u1 ऐसे ही, फिर लिखा हुआ था m1 + m2, ये भी ऐसे ही मल्टीप्लाई हो रहा था वेलोसिटी v से। v की वैल्यू हमने निकाली है √2GH, और ये होल डिवाइड हो रहा है जनाब किससे, m1 से। अब तमाम वैल्यूज आपके पास मौजूद हैं, डाटा से देखकर इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करवा दीजिए। m1 की वैल्यू है 0.05, m2 है 10, मल्टीप्लाई बाय √2GH, 2 मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी 9.8। यहाँ देखिएगा डाटा में आपको सवाल में गिवन था कि ब्लॉक जिस हाइट पर जा रहा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका राइज कर रहा है बाय 10 सेंटीमीटर, ये था। इसका मतलब ये जो ब्लॉक जिस हाइट पर गया उस हाइट की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का मतलब 0.1 मीटर। ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करवा दीजिए बेटा, हाइट एच की जगह पे 0.1 मीटर में कन्वर्ट कर दिए 10 सेंटीमीटर। डिवाइड कर दीजिए m1 से, m1 की वैल्यू फिर 0.05 है। सॉल्व करेंगे यहाँ से u1 की वैल्यू, ये है बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी जिससे उसको फायर किया गया था। बट हम ये कह सकते हैं कि देयरफॉर द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट वाज 281.4 मीटर पर सेकंड। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन का प्रॉब्लम है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आंसर निकालनी है। 70 ग्राम बॉल कोलाइड, सबसे पहले पहले मास m1 की वैल्यू है 70 ग्राम्स के बराबर, इसको 1000 से डिवाइड कर लीजिए, 0.07 किलोग्राम्स आ गया। कोलाइड्स विद अनदर बॉल ऑफ मास 140 ग्राम्स, एक दूसरी बॉल से कोलाइड कर रहा है, सेकंड मास यानी m2 140 ग्राम्स, इसको भी 1000 से डिवाइड कर लिया, 0.14 किलोग्राम्स। अच्छा जी, क्या कह रहा है कि द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉल इज 9 मीटर पर सेकंड। फर्स्ट बॉल की इनिशियल वेलोसिटी u1 9 मीटर पर सेकंड के बराबर हो गई टू द राइट, वाइल द सेकंड बॉल इज एट रेस्ट, जबकि जो सेकंड बॉल है वो इनिशियली रेस्ट में है, यानी u2 की वैल्यू कितनी हो गई, 0। इफ द कोलिजन वर परफेक्टली इलास्टिक, व्हाट वुड बी द वेलोसिटी ऑफ द टू बॉल्स आफ्टर कोलिजन। अगर ये इलास्टिक कोलिजन है तो कोलिजन के बाद दोनों बॉल्स की वेलोसिटी यानी v1 और v2 की वैल्यू मालूम कर। अच्छा जी, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन की जो डेरिवेशन है उसमें हम एक्सप्रेशंस फॉर फाइनल वेलोसिटी निकाल चुके हैं, v1 के लिए भी और v2 के लिए भी। बस उस फॉर्मूले को इसमें लिखना है और वैल्यूज को इसमें पुट करवा देंगे। अच्छा भाई, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन में v1 की वैल्यू कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में तमाम वैल्यूज आपको गिवन है, सब्स्टिट्यूट करवाएं। चूंकि u2 की वैल्यू 0 के बराबर है तो u2 से मल्टीप्लाई होने वाला तमाम फैक्टर 0 के बराबर हो जाएगा। तो इसको आप डायरेक्टली 0 भी कर सकते हैं, वरना वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दें। सॉल्व करेंगे यहाँ से v1 की वैल्यू -3 मीटर पर सेकंड के बराबर। ये माइनस साइन, नेगेटिव साइन इस बात को शो कर रहा है कि टकराने के बाद जो पहले स्फीयर था वो बाउंस बैक हो जाए। नेगेटिव साइन शोज दैट फर्स्ट बॉल, जो पहली बॉल थी चूंकि हमने उसी की स्पीड निकाली है, विल बाउंस
बैक, टकरा कर वो वापस पलट आएगी। हाँ, साइंस बात को शो कर रहा है। बिल्कुल इसी तरह से V2 का फॉर्मूला भी ये होता है, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें, अपन यही काम कर सकते हैं। U2 इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सेकंड स्फीयर 0 है, ये वाली वैल्यू, तो ये पूरा फैक्टर इससे मल्टीप्लाई होकर 0 डायरेक्ट भी कर सकते हैं। सॉल्व करके V2 की वैल्यू 6 मीटर पर सेकंड के बराबर चाहिए। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर अगेन वही कोलिजन वाला टॉपिक है, मोमेंटम का फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। आपसे कह रहे हैं कि एक ट्रक और एक कार का कोलिजन हो रहा है। अब इसमें जरा डाटा बनाते रहते हैं। सबसे पहले मिसाल के तौर पे ट्रक फर्स्ट बॉडी है, मैं इसकी वैल्यूज को M1 U1 V1 इससे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आपको ट्रक का मास यानी M1, ये वैल्यू गिवन है 2500 kg के बराबर, इज मूविंग विद, वो जिस इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसके U1 की वैल्यू गिवन है 21 मीटर पर सेकंड के बराबर। कोलाइड कर गया वो एक स्टेशनरी कार से जिसका मास इतना गिवन है। अब सेकंड मास आ गया कार का M2, कितना है 1000 किलोग्राम, और वो कार स्टेशनरी है यानी रुकी हुई है। रुकी हुई कार की वेलोसिटी यानी U2 के बराबर हो गया 0 के। कह रहा द ट्रक एंड द कार मूव टुगेदर आफ्टर द इम्पैक्ट, टकराने के बाद दोनों एक साथ मूव करना शुरू कर दें, यानी जितनी वेलोसिटी से ट्रक मूव करेगा उतनी वेलोसिटी से कार मूव करेगी, तो इसका मतलब, और वही कॉमन वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करनी है, यानी जो V1 की वैल्यू होगी वही वैल्यू V2 होगी। तो ना इसको V1 कहते हैं ना V2 कहते हैं, बल्कि V से रिप्रेजेंट करते हैं। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के तहत M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल्स टू M1 V1 प्लस M2 V2, वैल्यूज हमें गिवन है जो उनको हम सब्स्टिट्यूट करवा देते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, मजीद एक और काम ये कर सकते हैं कि आप चाहें तो पहले ये काम कर लें कि भाई चूंकि सवाल में ये आपको बताया हुआ है कि दोनों की कॉमन वेलोसिटी निकालनी है, टकराने के बाद ट्रक और कार की वेलोसिटी सेम हो गई, V2 और V1 दोनों बराबर हैं और दोनों V के बराबर हैं। इसका मतलब जहाँ V1 लिखा हुआ है जहाँ V2 लिखा हुआ है उन दोनों जगहों पे V पुट कर सकते हैं, राइट जी। इसी तरह से ये जो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सेकंड कार है U2, ये भी किसके बराबर है 0। चाहे तो इसको भी यहाँ पुट करवा सकते हैं ताकि फॉर्मूला सिंप्लीफाई हो जाए, और चाहे तो ये सारी वैल्यूज एक साथ पुट करवा सकते हैं, बस V1 V2 की जगह पुट करवा दें। देखें एक्सप्रेशन क्या बनेगी हमारे पास, M1 ऐसे ही रहा, U1 ऐसे ही रहा, M2 ऐसे ही रहा, U2 ऐसे ही रहा, M1 फिर ऐसे ही, V1 की जगह V और V2 की जगह भी V, चूंकि कह दिया कि दोनों वेलोसिटी बराबर है। इसका मतलब M1 U1 प्लस M2 U2 बराबर हुआ, V कॉमन ले लिया, क्या बचेगा M1 प्लस M2, ये V मल्टीप्लाई हो रहा है ऐसे ही इसके साथ। बस ये पूरा ब्रैकेट जो M1 प्लस M2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन के दूसरी साइड पर इसको ले जाइए, ये पूरी वैल्यू इधर ले आकर डिवाइड हो जाएगी, और यहाँ से सॉल्व करके आपको दोनों की कॉमन वेलोसिटी V पता चल जाएगी। M1 की वैल्यू है 2500, U1 की वैल्यू है 21, प्लस M2 की वैल्यू है 1000, मगर U2 की वैल्यू है 0। डिवाइड करना है इसको जनाब किससे, M1 प्लस M2 से। M1 है 2500 और M2 की वैल्यू है 1000। इसको सॉल्व करके यहाँ से V की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए।